हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल फटाफट पढ़ाई में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट वाले चैप्टर के नीट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए आज का अपना हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं जो कि नीट 2019 में आया हुआ है। क्वेश्चन है ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तन जो ग्लाइकोलाइसिस की पहली अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है किसके द्वारा प्रेरित होती है। तो देखो इस क्वेश्चन में हम लोगों से ग्लाइकोलाइसिस की पहली स्टेप की बात की है जो कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और आप लोगों को पता होगा कि ग्लाइकोलाइसिस में जितने भी स्टेप होते हैं सारे उत्क्रमणीय होते हैं, रिवर्सिएबल होते हैं, सिवाय 3 स्टेप के जो कि अनुत्क्रमणीय होते हैं। और वो स्टेप कौन से हैं? पहला, तीसरा और 10वां। इसके अलावा हम लोगों से पहले स्टेप की बात की है जिसमें ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। और आप लोगों को पता होगा कि पहले स्टेप में मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में हेक्सोकाइनेज एंजाइम के द्वारा एक एटीपी खर्च होती है और ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। तो हम लोगों को इस स्टेप का एंजाइम बताना था किसके द्वारा उत्प्रेरित होती है, तो हेक्सोकाइनेज, यानी कि अपना सी ऑप्शन करेक्ट होगा, हेक्सोकाइनेज। और ये जो चैप्टर है प्लांट रेस्पिरेशन वाला, इसमें आप लोग एक बात ध्यान रखना, ये इसके क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब आप लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस याद कर रखा है, क्रेब्स साइकिल, लिंकेज रिएक्शन और ईटीएस, इन सब को अच्छे से पढ़कर अच्छे से याद कर रखा है, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, वरना बहुत मुश्किल होगा। तो देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम लोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, फिर से नीट 2019 का क्वेश्चन है, ट्राइपामेटिन के श्वसन गुणांक का मान कितना होता है। तो देखो सबसे पहले मैं बात करूँ श्वसन गुणांक RQ की, तो ये क्या होता है, ये होता है श्वसन के अंदर छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अपॉन ली गई ऑक्सीजन की मात्रा, यानी कि छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और ली गई ऑक्सीजन की मात्रा का रेशियो जो है वो RQ है, श्वसन गुणांक है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक 1 होता है और प्रोटीन की बात करूं तो 0.9 होता है और फैट की बात करूं तो 0.7 होता है। क्या कहा? कार्बोहाइड्रेट का 1, प्रोटीन का 0.9 और फैट का 0.7 होता है। ट्राइपामेटिन की बात करूं मैं तो ये फैट है, वसा है, जिसका जो RQ क्या होगा, RQ का मान 0.7, तो C अपना करेक्ट होगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलूँ। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है कोशिकीय श्वसन में जो NAD+ की भूमिका क्या है। नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ए देखो क्या है, यह ATP संश्लेषण के लिए एक न्यूक्लियोइड स्रोत है, बिल्कुल ATP संश्लेषण के लिए न्यूक्लियोइड स्रोत होता है। बी देखो, यह एक इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है, ये भी NAD+ के लिए सही है, ये इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में भी कार्य करता है, तो बी भी अपना सही है, ए भी सही है। सी को देखते हैं, सी है यह एक एंजाइम के रूप में कार्य करता है, गलत बात है। डी है यह अवायवीय श्वसन के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है, तो ये भी गलत है। तो सी और डी तो गलत है, लेकिन ए और बी दोनों सही है। लेकिन नीट में हम लोगों को एक ही ऑप्शन करना होता है, तो इस हिसाब से ये जो क्वेश्चन था बोनस हो गया। तो इसमें हम लोग दोनों को ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि नेट में हम लोगों को एक ही आंसर देना होता है। जेई में तो फिर भी 2 दे सकते हैं, मल्टीपल चॉइस होती है, यहाँ पर एक ही आंसर देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो अपना, कौन सा कथन गलत है। फिर से नीट 2018 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देखो, ग्लाइकोलाइसिस तब होता है जब इसे हाइड्रोजन परमाणुओं को उठाने के लिए NAD मिलता रहता है, बिल्कुल सही बात है। NAD मिलता रहेगा तो ग्लाइकोलाइसिस होगा, NAD मिलना बंद हो गया तो ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा। इसके अलावा मैं बात करूँ ग्लाइकोलाइसिस होता कहाँ है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, जबकि मैं बात करूँ TCA साइकिल, या इसे हम लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, या इसे हम लोग क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। तो क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स या आधात्री में होता है। और अगर मैं बात करूं
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETS की बात करूं तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में संपन्न होती है। तो कौन कौन सा कहाँ कहाँ बताया, ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, TCA साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और ETS माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में। तो अपना पहला तो सही था, इस क्वेश्चन में हम लोगों को गलत ऑप्शन चुनना था। तो देखो अगला ऑप्शन क्या है, बी, ग्लाइकोलाइसिस कोशिका विलय। कोशिका विलय का मतलब है कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, बिल्कुल सही बात है। सी देखो, TCA चक्र के एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका के आधात्री मैट्रिक्स में स्थित होते हैं, सही है या गलत? बिल्कुल सही है मैं कह सकता हूँ, क्योंकि TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में संपन्न होता है और उसके एंजाइम भी सभी वहीं पर मौजूद होंगे। लेकिन एक अपवाद है, सिवाय एक एंजाइम को छोड़कर बाकी सभी एंजाइम मैट्रिक्स में ही पाए जाते हैं। कौन सा एंजाइम है जो मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता है? वो है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो देखो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने बहुत सारी बातें कवर की है जो कि आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन में गलत पूछा था, A, B, C अपना करेक्ट है तीनों, यानी कि आंसर तो हम लोगों को पता है D होगा। फिर भी वो देख लेते हैं। देखो ऑक्सीडेटिव या ऑक्सीकरण फॉस्फोरिलीकरण, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली में घटित होता है। तो हम लोगों को पता है ये गलत है, क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, ऊर्जा युक्त ATP का फॉर्मेशन किया जाता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में संपन्न होता है। तो D अपना गलत है, गलत हम लोगों से पूछा था, तो D अपना करेक्ट आंसर है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो अपना नीट सेकंड 2016 में आया हुआ। कौन से जैव अणु वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के शोषण मादित भंजन में सर्वनिष्ठ है? तो पहला है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड सबके लिए नहीं है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के लिए पायरुविक एसिड हो जाएगा लेकिन फैट के लिए नहीं होगा। बी है एसिटाइल को एंजाइम A, और ये जो है तीनों के लिए सही है, यानी मैं कह सकता हूँ कि इसका आंसर अपना बी होगा, एसिटाइल को एंजाइम A। और मैं बात करूँ इसको हम लोग एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो अगली स्लाइड पर हम लोग इसे एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर। देखो तो देखो इस स्लाइड में हम लोगों को फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन शोषण में किस तरह से भाग लेते हैं वो दिखा रखा है। देखो फैट जो है वो सबसे पहले फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटती है, जिनमें से फैटी एसिड जो डायरेक्ट है वो विघटित होता है एसिटाइल को एंजाइम A में, और ग्लिसरॉल जो है वो ग्लाइकोलाइसिस के एक स्टेप में बीच में से एंटर करता है, जो कि ग्लिसरॉल कन्वर्ट होता है 3DHAP यानी डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। और कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो ग्लूकोज के ज़रिए रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट लेता है। और प्रोटीन जो है वो सबसे पहले एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड जो है वो सीधा पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। और ये जो तीनों है फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और इनमें जो कॉमन पाथवे वो एसिटाइल को एंजाइम A जरूर आएगा क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करने से पहले। तो इसी कारण उस क्वेश्चन का अपना आंसर जो है वो क्रेब्स साइकिल था। क्लियर है? अगले पर चलें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो अपना, फिर से नीट सेकंड 2016 का क्वेश्चन है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है। तो देखो फॉस्फोरिलेशन में आप लोगों को पता होगा ATP का फॉर्मेशन होता है, और इस क्वेश्चन में हम लोगों को बताना है कि ATP का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। ए ऑप्शन देखो अपना क्या है, फॉस्फेट वर्ग का ATP से जुड़ जाना, सही है या गलत? तो इस तरीके से तो नहीं होता है, ये तो गलत है। बी देखो, क्रियाधार के ऑक्सीकरण के दौरान इलेक्ट्रॉन के अलग किए जाने से उत्पन्न ऊर्जा द्वारा ATP का निर्माण, क्या मैं कह सकता हूँ ये सही है? बिल्कुल। तो बी अपना करेक्ट होगा। और इस क्वेश्चन के लिए मैं कहूँगा आप लोगों को कि आप लोग इसको याद ही कर लेना कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के अंदर क्रियाधार के ऑक्सीकरण के दौरान इलेक्ट्रॉन अलग किए जाने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे ATP का निर्माण होता है। क्लियर है? अगले पर चले। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखो अपना 7 नंबर क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पीछे ही किया, तो मैं सीधा 8 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होती है? पहला देखो
प्लांट में वायु रेस्पिरेशन, वायु श्वसन के दौरान प्लांट में जब श्वसन होता है, रेस्पिरेशन, तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है कि नहीं होती है? होती है। तो ए तो अपना नहीं होगा। बी, प्राणियों में हम लोग, जो प्राणी हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं, तो ये भी नहीं होगा अपना। सी है एल्कोहलिक किण्वन और डी है लैक्टिक एसिड किण्वन। और आप लोगों को पता होगा कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित होती है, जबकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित नहीं होती है। तो डी अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? अगले पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीट 2013 का क्वेश्चन है। श्वसन बाधित वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के भंजन में कौन सा उपापचय सामान्य होता है? देखो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरी बार पूछा गया है। तो अभी अभी हम लोगों ने बात की थी कौन सा, एसिटाइल को एंजाइम ए, कौन सा ऑप्शन है? डी। तो डी अपना करेक्ट होगा। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन का संग्रहण होता है, प्रोटॉन का संग्रहण होता है। तो आप लोगों को पता होगा जब ETS चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो उस समय जो प्रोटॉन का संग्रहण है वो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होता है, जिसे हम लोग हिंदी में अंतर्झिल्ली अवकाश कहते हैं। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है अपना? डी। तो इसका भी अपना डी करेक्ट होगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो अपना, उस ऊर्जा विमोचनी उपापचयन प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं जिसमें क्रियाधार का ऑक्सीकरण बिना किसी बाह्य इलेक्ट्रॉन स्वीकारक के होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, उसे हम लोग किण्वन कहते हैं और पहला ही ऑप्शन अपना किण्वन है, तो ए अपना करेक्ट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या है, वायवीय श्वसन पथ, एरोबिक रेस्पिरेशन पाथ का सही क्या कहा जाता है? तो देखो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, वायवीय श्वसन, वो एनाबोलिक भी होता है और केटाबोलिक भी होता है, दोनों क्रियाएं इसमें होती है, यानी उपचयन और अपचयन दोनों प्रक्रिया इसमें होती है। इसी कारण हम लोग वायवीय श्वसन को एम्फीबोलिक पथ कहते हैं। तो एम्फीबोलिक पथ को, यानी कि इसमें जो अपना आंसर जाएगा वो डी करेक्ट होगा, उभयवलयिक। एम्फीबोलिक को हम लोग हिंदी में उभयवलयिक कहते हैं, लेकिन आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप इंग्लिश में याद रखो कि वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग एम्फीबोलिक पाथ कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एनाबोलिक और केटाबोलिक दोनों प्रोसेस होती हैं। तो अगर आप एम्फीबोलिक याद रखोगे तो चाहे इंग्लिश में दे दे तब भी आप कर पाओगे और हिंदी में दे दे तब भी आप इंग्लिश वालों में देख के कर पाओगे। तो एम्फीबोलिक याद रखना। क्लियर है? अगले पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, ऑक्सीकरणी फॉस्फोरिलीकरण यानी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण को रसोप्रासरण युगलन परिकल्पना में प्रस्तावित किया गया है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसलिए बनता है। क्यों? क्योंकि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनने का कारण है प्रोटॉन सांद्रता, प्रोटॉन प्रवणता, जो कि कहाँ बनती है? भीतरी झिल्ली के अंदर। तो पहला क्वेश्चन देखो अपना, पहला ऑप्शन देखो अपना क्या है, भीतरी झिल्ली के आर पार प्रोटॉन प्रवणता बन जाती है। तो अपना पहला ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन अपघटन, ग्लाइको अपघटन, क्रेब चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का कुल मिलाकर अंतिम लक्ष्य जो है वो इसका निर्माण करना है। तो सिंपल सी बात है, एटीपी का निर्माण करना है। अब एटीपी निर्माण में इसमें दो ऑप्शन है, एक है बड़ी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में और एक है छोटे छोटे चरणबद्ध इकाइयों में एटीपी का। तो इसका अपना आंसर कौन सा होगा? छोटी छोटी चरणबद्ध इकाइयों में एटीपी निर्माण करना। तो बी अपना करेक्ट होगा, याद रखना है ये हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो अपना, नीट 2021 का क्वेश्चन है और इसमें हम लोगों को गलत कथन बताना है। ये देखो क्या है, उपापचयन अभिक्रिया श्वसन में प्रोटीन प्रवणता। देखो यहाँ पर प्रोटीन थोड़ा गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न करता है, प्रोटॉन प्रवणता है। तो बिल्कुल सही बात है, उपापचयन अभिक्रिया में श्वसन में प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न होती है। तो ए अपना करेक्ट है, लेकिन हम लोगों को गलत बताना है, इस हिसाब से ए अपना आंसर नहीं होगा। बी देखो, वायवीय श्वसन के दौरान ऑक्सीजन की भूमिका अंतिम अवस्था तक सीमित होती है, बिल्कुल सही बात है। तो बी भी अपना आंसर नहीं होगा। सी देखो,
ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में NADH प्लस H प्लस के एक अणु से ATP के 2 अणु बनते हैं। सही बात है या गलत बात है? गलत बात है। कितने अणु बनते हैं ATP के NADH से? 3। तो यहाँ पर 2 बोला है, गलत है। उसके आगे देखो क्या बोल रहा है, और FADH2 से 3 ATP अणु बनते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि FADH2 से तो 2 बनते हैं और NADH2 से 3 बनते हैं। तो इसने उल्टा बोला है, ये गलत हो गया। हम लोगों को गलत बताना था, तो C अपना करेक्ट होगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, नीट 2021 का ही क्वेश्चन है। सोरगम में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में पहला स्थायी उत्पाद क्या है? आप लोगों को पता होगा सोरगम जो वो एक C4 प्लांट है, और C4 प्लांट में आप लोगों को पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन से पहला स्थायी उत्पाद जो वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है अपना? C, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो C अपना करेक्ट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, नीट 2020 का क्वेश्चन है। सिट्रिक एसिड चक्कर, या इसे हम लोग TCA साइकिल कहते हैं, या इसे ही हम लोग क्रेब साइकिल भी कहते हैं, के एक घुमाव में कोशिका द्रव्य स्तर यानी सब स्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन की संख्या क्या होती है? तो आप लोगों को पता होगा कि क्रेब साइकिल में जो है सब स्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन की संख्या 1 होती है, और वो भी कब? जब सक्सिनिल कोएंजाइम A से सक्सिनिक एसिड में बनता है, तो वहाँ पर एक GTP या ATP बनती है, जो कि सब स्ट्रेट लेवल पर बनती है। तो इसका आंसर अपना क्या जाएगा? 1, और 1 है A में, तो A अपना करेक्ट है। क्लियर है? और इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आप लोगों के लिए हिंदी मीडियम में ऐसे ही नीट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाता रहूँगा। रोज़ सुबह 7 बजे हमारा वीडियो अपलोड हो जाता है, और एग्ज़ाम से पहले मैं आप लोगों को हर चैप्टर के PYQ प्रोवाइड करवा दूँगा हिंदी मीडियम में।